मित्रों नमस्कार। आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने भूमिधर के अधिकार के बारे में चर्चा की कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार था राइट टू यूज लैंड, यानी कि उसको भूमि का एक्सक्लूसिव उपयोग करने का अधिकार है। इस उपयोग करने के अधिकार में वह उसको एग्रीकल्चरल या उनसे कनेक्टेड विषयों के साथ साथ आवासीय के रूप में भी उपयोग कर सकता है। ऐसे भूमि का जब उपयोग आवासीय या कमर्शियल पर्पस के लिए होने लगता है तो यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 80 उसको आवासीय के रूप में घोषित करने का प्रावधान करती है। तो ये थी कुछ बातें जो हमने पिछली चर्चाओं में देखा भूमिधर के अधिकार के बारे में। आज एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो राइट टू ट्रांसफर यानी भूमि धर के अंतरण करने का अधिकार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अधिकार व्यवहारिक रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बार बार इससे क्वेश्चन रेज किए गए हैं कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के अंतरण करने के कौन कौन से अधिकार हैं या इस पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का यदि कोई व्यक्ति भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का है तो उसके अंतरण करने के अधिकार कौन कौन से हैं और उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो चलिए हम समझते हैं कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के अंतरण करने के क्या क्या अधिकार हैं और उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 88 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड और धारा 152 यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट, हम दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए। आपको पूरी तरह से उसको अभी छोड़ना नहीं है क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अगर हम ट्रांसफरेबल राइट को देखें तो दो सब हेडिंग में हम इसको देख सकते हैं। एक तो ट्रांसफर हो गया सेल डीड, गिफ्ट डीड या विल डीड के द्वारा, और एक और तरह का ट्रांसफर है मॉर्गेज। तो आज हम इसको पहली जो हमारा हेड होगा सेल डीड, गिफ्ट डीड और विल डीड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉर्गेज की चर्चा हम अगली वीडियो में उसको करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि भूमिधर के अंतरण करने का क्या क्या अधिकार है। तो भूमिधर को अंतरण करने का एक्सक्लूसिव राइट है, धारा 88 यह प्रावधान करती है। 89 उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये बताती है। सेक्शन 89 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस तरह के अंतरण से, चाहे वो सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो या विल डीड हो, ट्रांसफरी के पास यानी जिसके फेवर में अंतरण किया जाता है, ट्रांसफरी के पास 5.0586 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का प्रावधान एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के उद्देश्य से किया गया है कि किसी के पास भी बहुत ज़्यादा भूमि का एक्युमुलेशन ना हो। तो ट्रांसफरी के पास एक लिमिटेड है कि इस तरह के अंतरण से उसकी भूमि 5.0586 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही धारा 89 सब क्लॉज 3 में यह भी प्रावधान किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे विशेष परिस्थितियों में इस तरह का परमिशन दे सकती है, जबकि 89 सब क्लॉज 2 के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लागू होंगे। तो ये स्थितियां होंगी फॉर चैरिटेबल पर्पजेस। चैरिटेबल पर्पजेस के लिए किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कंपनी एक्सेट्रा को स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो परमिशन दे सकती है, यदि उसको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जाना आवश्यक है। तो पहला ये रिस्ट्रिक्शन हो गया एक्युमुलेशन पे कि भूमि को एक जगह एकत्रित नहीं करने के आशय से इस तरह का एक रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर पे लगाया गया है। दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 90 में जो ये कहता है कि फॉरेन नेशनल्स को भूमि को ग्रहण करने का अधिकार इस एक्ट के अनुसार नहीं होगा, और यदि इस तरह का परमिशन स्टेट गवर्नमेंट इन राइटिंग देती है, उसी स्थिति में कोई फॉरेन नेशनल उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल लैंड को किसी भूमिधर से ग्रहण कर सकेगा या प्राप्त कर सकेगा। तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है जो सेक्शन 98 कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके रिस्ट्रिक्शंस पे क्या रिस्ट्रिक्शन, उसके ट्रांसफर के अधिकार पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये सेक्शन 98 बताता है, जो 157A ऑफ द ओल्ड एक्ट था यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट में। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के अंतरण करने के अधिकार पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है।
ये रिस्ट्रिक्शन इस आशय से लगाया गया था कि ये कमज़ोर माना गया इनको अपने निर्णयों को लेने के बारे में, और ये एक जनरल टेंडेंसी थी कि इनको तरह तरह से दबाव में डाल के जो लैंड माफिया हैं वो उनसे सेल डीड करा सकते हैं या उनकी भूमि को हड़पने का प्रयास कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड एक्ट में भी और यूपी रेवेन्यू कोड में भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विशेष परिस्थितियों में ही अपने अंतरण के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। तो धारा 98 ये बताती है कि शेड्यूल कास्ट की स्थिति में यदि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट जो एक शेड्यूल कास्ट है वो अंतरण करना चाहे तो उसके अंतरण के अधिकार पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर शेड्यूल कास्ट किसी शेड्यूल कास्ट को ही अंतरण करता है जहाँ पे ट्रांसफेरी भी शेड्यूल कास्ट है तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि वो फ्री है अंतरण करने के लिए। लेकिन यदि कोई शेड्यूल कास्ट नॉन शेड्यूल कास्ट को ट्रांसफर करता है बाय सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज, तो उसको ऐसी स्थिति में प्रीवियस परमिशन ऑफ द कलेक्टर इन राइटिंग लेनी पड़ेगी। प्रीवियस परमिशन ऑफ द कलेक्टर इन राइटिंग, लिखित रूप से कलेक्टर जब इस बात का परमिशन देगा उसी स्थिति में वो ट्रांसफर कर सकता है। और ये अधिकार जो है एक डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कलेक्टर है, और सेक्शन 98 में ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया गया है कि किन मामलों में कलेक्टर ऐसे अधिकार का उपयोग कर सकेगा। अगर आप यहाँ देखें तो ओल्ड एक्ट में ये स्पेसिफिकली नहीं दिया गया था, वहाँ भी डिस्क्रिशन था, लेकिन यहाँ विशेष दिशा निर्देश के साथ ये दे दिया गया है कि कलेक्टर किन किन मामलों में अपने डिस्क्रिशन को यूज करेगा। तो इसका सब क्लॉज ए ये कहता है कि जहाँ पे ऐसे शेड्यूल कास्ट को जो ट्रांसफर कर रहा है उसका कोई लीगल एयर नहीं है, सर्वाइविंग लीगल एयर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो परमिशन दे सकता है। इन सारे सब क्लॉज में और का यूज किया गया है, मतलब इनमें से कोई भी अगर कैटेगरी में आता है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट जो कि शेड्यूल कास्ट है, तब कलेक्टर उसको परमिशन देगा। पहला यह है कि जहां पे उसका कोई सर्वाइविंग या लीगल एयर नहीं है तब कलेक्टर परमिशन दे सकता है। दूसरा यह है कि वो बिजनेस या ऑक्यूपेशन के कारण से जहां पे ऐसी भूमि है उसके अलावा कहीं और सेटल हो गया है, यानी कि माइग्रेट करके कहीं और सेटल हो गया है, तब भी कलेक्टर ऐसी परमिशन दे सकता है। और तीसरा जो है एक वाइड जुरिडिक्शन डिस्क्रिशन दिया गया कलेक्टर को, जहां कहा गया कि इफ कलेक्टर इज सेटिस्फाइड, उसके पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे है कि अगर ये दो परिस्थितियां नहीं भी हैं लेकिन इसके अलावा भी अगर कलेक्टर को लगता है कि इस तरह का परमिशन दिया जाना आवश्यक है न्याय हित में, तब भी वो परमिशन शेड्यूल कास्ट को इस तरह के ट्रांसफर करने को दे सकता है। अगर इसको हम धारा 157A जो कि ओल्ड एक्ट था उससे कंपेयर करें तो पहली बात तो यह है कि वहां पे इस तरह के डायरेक्शंस नहीं थे स्पेसिफिक, हालांकि प्रायर परमिशन ऑफ द कलेक्टर वहां भी आवश्यक था। दूसरी बात यह था कि वहां एक और रिस्ट्रिक्शंस था कि 1.26 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्रांसफरी के पास, तो ये रिस्ट्रिक्शन इस एक्ट में नहीं है, यूपी रेवेन्यू कोड में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये था धारा 98 जो कि रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है शेड्यूल कास्ट के ट्रांसफर करने के अधिकार पे। उसके बाद आती है सेक्शन 99 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में प्रोविजन करता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स को भी, शेड्यूल ट्राइब को तो वो ट्रांसफर कर सकता है बिना रिस्ट्रिक्शंस के, लेकिन शेड्यूल ट्राइब किसी दूसरे क्लास को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब मात्र शेड्यूल ट्राइब को ही ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जब शेड्यूल ट्राइब किसी नॉन शेड्यूल ट्राइब को ट्रांसफर कर सके। तो ये था सेक्शन 99 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। अब हम देखेंगे कि अगर इस तरह का ट्रांसफर जो कि इस कोड के अगेंस्ट है, इस एक्ट के अगेंस्ट है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा ऐसे ट्रांसफर का। इस पे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे सप्लीमेंट के रूप में चाहे अलग से, कि इस तरह का ट्रांसफर जो कि
इस एक्ट के अगेंस्ट है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो सेक्शन 88 स्पेसिफिकली ये कहता है कि इस तरह का ट्रांसफर वाइड होगा, वाइड एब इनिशियो होगा। अगर इस तरह का ट्रांसफर वाइड है तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लैंड, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट जो है वो लैंड है, उसका क्या होगा, इसके बारे में बताती है धारा 89 या सेक्शन 89 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। ये कहती है कि अगर इस एक्ट के वायलेशन में कोई ट्रांसफर हुआ है तो सब्जेक्ट मैटर या जो लैंड है वो स्टेट में वेस्ट हो जाएगी, राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। उस पे लगे हुए ट्री, क्रॉप्स, वेल जो भी हैं साथ में वो भी स्टेट में निहित हो जाते हैं। फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस का मतलब अगर उस पर कोई चार्ज है, भार है, तो वो स्टेट पे नहीं जाएगा, लेकिन ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट में वेस्ट हो जाती है। उसके बाद एक इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ट्रांसफरार और ट्रांसफरी दोनों का इंटरेस्ट एक्सटिंग्विश हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस एक्ट के उल्लंघन में ट्रांसफर करता है उसका भी, या जिसके फेवर में ट्रांसफर होता है उसका, इन दोनों का कोई अधिकार सब्जेक्ट मैटर पे नहीं रह पाता है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट इस तरह का लॉ बनाया गया है ताकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट को प्रिवेंट किया जा सके। और ऐसी स्थिति में उसका एक एक्सप्लेनेशन यह भी है कि क्यों ये स्टेट में वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये सारे राइट जो हैं जमींदारी एबॉलिशन के बाद लैंड जो थे सारे स्टेट में वेस्ट हुए और स्टेट ने ही विभिन्न तरह के अधिकारों को देते हुए इन्हें भूमिधरों को दिया। तो अगर इस एक्ट का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो वो सारी भूमि फिर से रिवर्स होकर स्टेट में वेस्ट हो जाती हैं और फिर स्टेट उनको अपने अनुसार यूज करता है। उसके बाद इसी धारा में एक और पावर कलेक्टर को दिया गया है कि अगर इस तरह के ट्रांसफर से अगर कोई पोजीशन के बारे में परिवर्तन हो जाता है, कोई नया व्यक्ति पोजीशन में आ जाता है, तो कलेक्टर बाय यूज ऑफ फोर्स उसको डिस्पोजेस कर सकता है, उसको इस तरह के कब्जे से बाहर कर सकता है, और अगर वह चाहे तो पुलिस का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था राइट ऑफ दी ट्रांसफर, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के जो अधिकार थे और उन पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, खासतौर से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संदर्भ में। तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लिटिगेशन में भी बार बार ये इशू उठते हैं, व्यवहारिक रूप में भी ये इशू बार बार उठते हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी एक आम जन को भी होनी चाहिए कि जो ट्रांसफ़र के अधिकार हैं, अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो ये प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी कि ये ज़मीन जो है कहीं किसी शेड्यूल कास्ट के नाम पे तो नहीं दर्ज है। अगर शेड्यूल कास्ट के नाम पे दर्ज है तब आप उससे डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे प्रीवियस परमिशन ऑफ द कलेक्टर आपको लेना पड़ेगा, और प्रीवियस परमिशन ऑफ द कलेक्टर अकॉर्डिंग टू यूपी रेवेन्यू कोड अगर पॉसिबल होगा तब कलेक्टर आपको देगा, और इस तरह के परमिशन के बाद ही आप इस तरह के लैंड को परचेज करिए। दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पे आबादी डिक्लेयर हो गई, जो हमने सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड में पढ़ा कि अगर वहाँ आबादी डिक्लेयर हो गई है तब भी आप ऐसे लैंड को परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिस्कशन आज थे ट्रांसफरेबल राइट के संदर्भ में हर एस्पेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें ध्यान से देखिए। साथ में मेरी एडवाइस है कि आप बेयर एक्ट जरूर पढ़िए और बेयर एक्ट से इसको सप्लीमेंट करते हुए अपने आगे की तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कुछ बताए कि इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रेज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो एनालिटिकल होंगे। तो इन सारे संदर्भ में आप अपनी तैयारी रखिए, और अभी अगले सेगमेंट में मैं फिर से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊँगा। एक तो मार्गेज वाला पोर्शन अभी रह गया है, दूसरा हायर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में मैं एक बेसिक जानकारी आपको दूंगा कि कैसे इसका तैयारी करें, ये एग्जामिनेशन क्या है। इसलिए मुझसे जुड़े रहें, और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अपने सारे छोटे भाइयों को, अपने मित्रों को जरूर मेरे इस प्रयास के बारे में बताएं। धन्यवाद।